हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक मामला आपको बताने वाला हूं। बहुत ही सेंसिटिव मामला है और आप में से जितने भी लोग 498 जैसी चीज़ों से जूझ रहे हैं उन सभी को ये वीडियो पूरा अंत तक देखना चाहिए, क्योंकि वीडियो आपको बताएगा कि एक्चुअल में हमारी पुलिस, हमारी व्यवस्था किस तरह से काम करती है और जजमेंट कैसे आते हैं। क्योंकि दोस्तों, कई बार हम गड़बड़ कर जाते हैं। कई बार हमारे पास ये होता है कि हमारे पास तो सारे प्रूफ हैं और बहुत अच्छे तरीके से हम अपना केस लड़ रहे हैं, लेकिन डार्क रियलिटी कुछ और होती है और जब वो सामने आती है तो दोस्तों पांव तले जमीन खिसक जाती है। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आज का वीडियो और दिनों के वीडियो की तरह नहीं है जब हम किसी जजमेंट को बताते हैं। ये एक रियल एग्जाम्पल है, आप बीती मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों, आखिरी तक इस वीडियो में बने रहना और अच्छे से समझना क्या मामला है। ये अभी कल ही हम इस मामले पे काम कर रहे थे, इसलिए मेरे माइंड में पूरा फ्रेश था, तो मन किया कि आपको पूरी बात बताऊं, पूरा पुलिस इन्वेस्टिगेशन और सारी प्रक्रिया आपके सामने रखूं। दोस्तों, मामला यह है राजस्थान का। यहां पर जो पति था वो पूरे तरह से आश्वस्त था कि केस मेरे फेवर का है, क्योंकि सारी ही चीजें उसके फेवर में थी। अब दोस्तों, मामला था क्या? ये वो व्यक्ति अपने भाई के साथ पर्सनली मुझसे मिलने भी आए थे, उनके सारे पेपर्स मैंने देखे हुए थे, मामला मेरे को पूरा पता था। इस मामले में सबसे पहले पत्नी कोर्ट के मार्फत एक एफआईआर दर्ज कराती है। इनिशियली एफआईआर में 4 लोगों के नाम होते हैं। धाराएं होती है 498A, 406, 420, 323 और 4 डीपी एक्ट। पुलिस इसमें इन्वेस्टिगेट करती है और पति के अलावा जितने भी नाम होते हैं सारे के सारे नाम हट जाते हैं। पुलिस इसमें सामान की यानी स्त्री धन की रिकवरी भी करती है, यानी पति को आदेशित करती है कि भाई तुम सारा सामान ला करके थाने में दो। पति वो सामान ला करके थाने में दे भी देता है, लेकिन जो लड़की होती है, वाइफ होती है, वो कहती है मैं तो इस सामान को एक्सेप्ट नहीं करूंगी क्योंकि ये सामान पूरा नहीं है। पति का कहना था कि भाई जितना भी मेरे पास सामान था मैं सब ले आया, अब कहां से लाऊं, जो है यही है। और पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन में ये लिख देती है कि अब किसी भी प्रकार की बरामदगी शेष नहीं है, जो था वो ले आया। ये क्लियर करके एक चार्जशीट फाइल होती है। लेकिन विडंबना ये कि चार्जशीट में फिर भी 406 आईपीसी की धारा बनी रहती है। बाकी जितनी भी धाराएं थी 420, 323 दहेज की धारा, उन सबको पुलिस हटा देती है। 498A और 406 आईपीसी में एक चार्जशीट कोर्ट में फाइल हो जाती है। कोर्ट दोनों ही धाराओं में संज्ञान ले लेता है और केवल पति के विरुद्ध, क्योंकि चार्जशीट केवल पति के विरुद्ध ही दी है, बाकी सारे नाम पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में हटा दिए हैं। अब दोस्तों, इस मामले में सबसे बड़ी बात थी कि कोई भी स्वतंत्र गवाह नहीं था। लड़की ने बयान दिया और लड़की के पिता ने बयान दिए, बस। इसके अलावा केवल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर और एक कांस्टेबल, और कोई भी इसमें गवाह नहीं था। 4 ही गवाह थे मात्र। अब जब इनकी गवाही हुई तो क्रॉस एग्जामिनेशन में काफी सारी चीजें निकल करके आई। पुलिस को दिए गए बयान लड़की और उसके पिता के, जो कि 161 सीआरपीसी में दर्ज होते हैं, उसमें वो क्लियर कह के आ रहे हैं कि हमने किसी भी प्रकार का दहेज नहीं दिया है, उन्होंने किसी भी प्रकार का दहेज नहीं लिया है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर खुद स्वीकार कर रहा है कि लड़की ने कोई मेडिकल वगैरह नहीं दिया था, इसलिए उसने 323 वगैरह सब कुछ हटा दिया है। और कहीं पे भी कहने का मतलब एक सिंगल एविडेंस, एक सिंगल पेपर भी नहीं आया। अब बात करते हैं स्त्रीधन की। स्त्रीधन की जो लिस्ट थी वो किसी भी तरह से वेरीफाई नहीं थी। कंप्यूटर से खुद ही टाइप करी, प्रिंट आउट निकाला और बाद में लगा दी। कोई वेरीफाई नहीं थी, कोई किसी भी स्त्रीधन का कोई बिल नहीं था, कोई फोटोग्राफ नहीं था, कोई वीडियो नहीं था, नथिंग इज देयर। एक प्रिंट आउट कंप्यूटर का, आप सोच सकते हैं, ये लगाया हुआ था मात्र। अब इस पे जजमेंट होना था दोस्तों। अब दोस्तों, इस पे आर्ग्यूमेंट होने थे। आर्ग्यूमेंट के टाइम पे सारी चीजें बताई गई और विचित्रता यहां पे यह हुई कि अदालत ने पति को 498A आईपीसी और 406 आईपीसी दोनों ही धाराओं में सजा दे दी। अब दोस्तों, सजा के आधार हम यहां पे जानते हैं कि किस आधार पे सजा दे दी। अब आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि 406 आईपीसी में किस आधार पे सजा दी। बोला कि जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पति सामान लेकर के आया तो लड़की ने वो सामान लेने से मना कर दिया। इससे पाया जाता है कि वो सामान पूरा नहीं था। कैसे पाया जाता है, क्या लॉजिक हुआ इसके पीछे? लड़की तो कहेगी ना, लड़की का मैं 100% सामान वापस कर रहा हूं, लड़की ने कह दिया तुमने मेरा 20% फिर भी रख लिया, तो वो दोषी हो गया। उस 20% को वो साबित करेगी और पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन में बकायदा लिख करके आ रही है कि किसी भी प्रकार की अब बरामदगी शेष नहीं है। उसके बावजूद इसको आधार माना जाता है 406 आईपीसी में सजा करने के लिए। दोस्तों, एक और बहुत ही बेहुदा ग्राउंड में आपको बताऊंगा, जहां पर लड़के के वकील ने लड़की से क्वेश्चन किया। बोला सगाई के टाइम पे लड़के वालों ने तुम्हें ये आर्टिकल्स दिए थे। जस्ट क्वेश्चन किया लड़की से। जजमेंट में पार्ट बनाया गया, चूंकि आपने ऐसा क्वेश्चन किया, इससे यह पता चलता है कि वो जो आर्टिकल्स आप पूछ रहे हैं वो दिए गए थे, और दिए गए थे तो वो उसके स्त्रीधन का पार्ट है, भले वो आपने दिए थे और वो अभी भी आपके पास है। अब ये चीज कहीं रिकॉर्ड पे नहीं, भाई हम तो आपसे पूछ रहे हैं एक क्वेश्चन कि ये चीज दी गई थी या नहीं दी गई थी। ये कैसे साबित हो गया कि जो हम पूछ रहे हैं ये आर्टिकल्स अभी भी हमारे पास है? तो बोलते हैं अपने जजमेंट में
कि भाई साहब आपने ये क्वेश्चन पूछा, इसका मतलब है स्वीकारोक्ति है, यह आर्टिकल शादी के थे, इसका स्त्री धन है और ये चूंकि अभी भी आपके पास है, आपने वापस नहीं करे, इसलिए आपको 406 में सजा। तो 406 की जो सजा है उसके पीछे दो ग्राउंड थे दोस्तों। ये दोनों ग्राउंड कितने ज्यादा अतार्किक हैं ये कोई वकील नहीं बल्कि एक सामान्य आदमी भी बहुत ही अच्छे तरीके से समझ सकता है, लेकिन ये जजमेंट कोर्ट से आया है। अब दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं 498 ए आईपीसी की, जिसमें पत्नी को साबित करना होता है पति और उसके परिवार वालों के द्वारा उसके ऊपर क्रूरता की गई। उसने इल्जाम लगाया, मारपिटाई की गई, वो पुलिस ने हटा दिया। फ्रॉड किया गया, वो पुलिस ने हटा दिया। दहेज मांगा गया, वो पुलिस ने हटा दिया। 498 ए आईपीसी के लिए एक सिंगल प्रूफ भी उसने रिकॉर्ड पर नहीं दिया और अनेकों जगह पे जजमेंट में कोर्ट खुद मान के चल रही है कि उसने ऐसा कोई प्रूफ नहीं दिया, लेकिन उसके बावजूद वो ये कह रही है चूंकि उसने अपनी प्लेंट में यह लिखा था कि उसे घर से निकाल दिया गया गर्भावस्था के दौरान, इसलिए 498 आईपीसी में सजा बनती है। अगर सिर्फ लड़की के कहने और लिखने से ही सजा करनी है तो ट्रायल का मतलब और मीनिंग क्या रह गया? क्या मीनिंग है इस ट्रायल का बताइए? लड़की ने एक कंप्लेंट फाइल करी, उस कंप्लेंट में उसने जो मर्जी लिख दिया। कितना मनगढ़ंत लिखते हैं आजकल, ये तो सबको पता है, किसे छुपानी। और ये तो अधिकार पूरा का पूरा लड़की के पास सुरक्षित है, वो जो चाहे वो लिख सकती है। और डेफिनेटली जब विवाद चल रहा है तो वो अधिक से अधिक नुकसान पहुंचाने के लिए अधिक से अधिक गंदा लिखेगी, अधिक से अधिक भद्दे आरोप लगाएगी, तो केवल उस लिखावट के आधार पर आप किसी को सजा कर देंगे। लेकिन इस मामले में केवल उसी लिखावट के आधार पर सजा कर दी। 498 आईपीसी का जो ग्राउंड जजमेंट के अंदर बताया गया वो जस्ट ये बताया गया कि चूंकि लड़की अपनी कंप्लेंट में कह के आ रही है कि गर्भावस्था के दौरान उसे घर से बाहर निकाल दिया गया और गर्भावस्था के दौरान किसी को बाहर निकालना क्रूरता की श्रेणी में आता है, दैट्स व्हाई आप 498 में भी आपको सजा। दोस्तों ये स्थिति है हमारे देश के जुडिशियल सिस्टम की। आप में से अगर कोई लोग मेरे से मिलना चाहें, पर्सनली मैं जजमेंट आपको दिखा भी सकता हूं। लोअर कोर्ट का जजमेंट है, मामला पेंडिंग है, इसलिए क्लाइंट अनुमति नहीं देता कि ऑनलाइन डाल दें और रिवील ना करें नाम वगैरह, ये बोला हुआ है। लेकिन फिर भी अगर आप में से कोई कभी भी आता है तो जजमेंट देखना है कि किस कैटेगरी का जजमेंट है। तो दोस्तों इस प्रकार के व्यवस्था से आप न्याय की उम्मीद कर सकते हैं। अरे भाई ठीक है, हम नहीं कह रहे किसी के फेवर में जाएं, आप लड़के के फेवर में, लड़की के फेवर में, लेकिन एटलीस्ट जो सही है उसे तो देखिए। जो एक लॉ ग्रेजुएट, जो बच्चा लॉ पढ़ रहा है ना, वो भी इतना बता देगा कि ये चीज लॉजिकल है या नहीं है, ये तार्किक है कि नहीं है। अब दिक्कत यह है कि जिस व्यक्ति को सजा हुई उसके लिए तो कंपलसरी हो गया कि उसे अपील में जाना पड़ेगा। अब वो अपील में भी पैसे खर्च करे, 6 साल उसने पहले ट्रायल में भी पैसे खर्च करे, अपील भी चूंकि सेम सिटी में होनी है, अगर अपील में भी वही निर्णय रहता है फिर वो हाई कोर्ट जाए बेचारा, फिर वो सुप्रीम कोर्ट जाए। कल भी ऐसे एक जजमेंट डाला था जहां नीचे ट्रायल कोर्ट से लड़ के बेचारा सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कह दिया कि भैया ये तो मामला इस पर बनता ही नहीं। लेकिन उस 28 साल का क्या जो उस आदमी ने अपनी ऐसी तैसी करा दी, उसका भुगतान कौन करेगा? उसकी अकाउंटेबिलिटी किसकी है? दोस्तों ये है दिक्कत यहां पर। इसलिए अगर आप में से कोई ऐसा सोचता है मेरे पास तो सारे प्रूफ है, मेरा कुछ उखड़ेगा नहीं, कुछ बिगड़ेगा नहीं, तो भैया ये व्यवस्था आपकी इस टिप्पणी को धत्ता बताती है। यहां कुछ भी हो सकता है, आप कुछ नहीं कह सकते, मूड की बात है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि अकाउंटेबिलिटी कुछ नहीं है, कुछ भी जजमेंट हो सकता है, कुछ भी निर्णय आ सकता है, मेरिट आपके फेवर में है या आपके अगेंस्ट में है, और आप हेल्पलेस हो, आप कुछ नहीं कर सकते। आप केवल नीचे की कोर्ट से ऊपर की कोर्ट में बस दौड़ लगाते रहो। यही आम इंसान की कहानी है हमारी व्यवस्था के अंदर। दोस्तों जिस समय पे नए कानून बने, हर एक तबका सड़क पे था। ट्रक ड्राइवरों ने हड़ताल कर दी, जो हमारे अगेंस्ट आपने ये किया है इससे बदलाव करो, और वो चीज रुकी, होल्ड हुई, बहुत सारी चीजें हुई। बहुत सारे तबके जिसके अगेंस्ट नए लॉ में था वो आके सड़कों पे खड़ा हो गया। लेकिन यहां पूरी की पूरी कौम के साथ गलत हो रहा है। ट्रक ड्राइवर भी हैं इसमें, जुडिशियल ऑफिसर्स भी हैं इसमें, वकील भी हैं इसमें, सबकी पत्नियों ने केस कर रखे हैं। भैया हमने वकील का केस लड़ लिया, हमने आईएएस ऑफिसर का केस लड़ लिया, हमने जुडिशियल ऑफिसर का केस लड़ लिया, सबके केस देख लिए। इट मीन्स ये एक बहुत बड़ी समस्या है जो एक छोटे से इंसान से लेके एक अधिकारी तक है। लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी सड़कों पर नहीं आया अपने राइट्स के लिए, कोई नहीं आया, किसी के पास टाइम नहीं था, क्योंकि सबको अपने इंडिविजुअल से फर्क पड़ता है। रियलिटी ये है, सब चाहते हैं बस मैं निकल गया, बात खत्म, उसके बाद कोई ध्यान नहीं देना चाहता। तो जब तक आप लोग इंडिविजुअल रहोगे, सिर्फ अपने, बातें तो मैंने देखा बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, एनजीओ में हाथ से हाथ पकड़ के लोग खड़े होते हैं, लेकिन जैसे उनमें से किसी एक का सेटलमेंट होता है ना, दोबारा उन लोगों के साथ आकर के कभी वो खड़ा नहीं होता बंदा। वो कहता मैं निकल गया, बात खत्म, मैं सोच रहा था 6 लाख में हो, 8 लाख में हो गया, ठीक है मैं 2 लाख मैनेज कर लूंगा। ये स्थिति है दोस्तों। और आपकी सबसे बड़ी हार यही है कि आप यूनाइटेड नहीं है, आप हर एक इंडिविजुअल हैं, क्योंकि आप केवल अपने स्तर तक सोचते हैं। और अगर ऐसे ही रहा तो ये चीजें आगे चलती रहेंगी। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।